बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद फ़ारूक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। तो लेसन का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, दैट इज अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट में करंट की डेफिनेशन पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से जो करंट होगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से जो करंट होगा दैट इज कन्वेंशनल करंट। फिर उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी कि किस तरह चार्जेस ड्यूरिंग मोशन एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और उनकी कोलिजन की वजह से उनके अंदर ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होती है, तो उनकी वजह से जो वेलोसिटी होगी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर इसके बाद हमने इफेक्ट्स पढ़े करंट के कि कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उनमें हमारे पास केमिकल इफेक्ट था, मैग्नेटिक इफेक्ट था, और फिर हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया कि किस तरह V और I किसी फिक्स रेजिस्टेंस के लिए आपस में प्रोपोर्शनल होंगे और कौन कौन से फैक्टर्स इसकी करंट को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने इस रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमने देखी कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में सबसे पहले हम थर्मिस्टर को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होती है और बनती किस तरह से है। उसके बाद फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से और इनके यूज के लिहाज से। उसके बाद हम EMF की डेफिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हमारा सोर्स हमारे लोड को मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगा, मैक्सिमम पावर आउटपुट, उसका हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर का सिंबल एक रेजिस्टर बनाकर उसके साथ ये हॉकी सी टाइप का सिंबल बन जाएगा, दिस इज नोन एज थर्मिस्टर। तो अब थर्मिस्टर होता क्या है? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स थर्मल एंड रेजिस्टर। थर्म एक वर्ड में से और ISTOR दूसरे वर्ड में से सिलेक्ट किया गया है, दैट फॉर्म्स थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर एक्चुअली एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर कि हमने इसको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया है जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी। अब हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इफेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। तो हमने देखा था कुछ मटेरियल्स का या कुछ सब्सटेंसेस का थर्मल कोएफिशिएंट पॉजिटिव था और कुछ का नेगेटिव था। तो इस पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बेस पर इसकी टाइप्स बन जाएंगी। सबसे पहले पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनमें ज्यादातर में मेटल्स या उनके ऑक्साइड्स यूज होंगे। तो इनका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अपोजिट में हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं
जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होगी। तो इनके अंदर हम फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम, ये हम यूज करेंगे। तो फोर्थ ग्रुप वालों का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह नेगेटिव होता है, और मेटल्स और उनके अलॉयज का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है दैट इज पॉजिटिव। अब थर्मिस्टर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। दो तरह से हम इसकी कैटेगरीज बनाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी कि टेम्परेचर को यूज के लिहाज से कितनी टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास दो टाइप्स हैं थर्मिस्टर की, एक वो जिनका थर्मल कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और एक वो जिनका थर्मल कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो वो मटेरियल्स जिनका थर्मल कोफिशिएंट नेगेटिव होता है उनसे जो थर्मिस्टर बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे NTC टाइप, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जो पॉजिटिव वाले मटेरियल से बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे PTC टाइप। तो यहाँ पे फिगर में कुछ थर्मिस्टर्स की आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इनके ऊपर इनकी कोडिंग की हुई होती है, जहां से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये PTC टाइप का होगा या NTC टाइप का होगा, और उसके ऊपर जो वैल्यूज लिखी होती हैं वहां से उसकी रेजिस्टेंस और फिर उसमें किस टेम्परेचर पे आप इसको यूज करेंगे, टेम्परेचर की लिमिट क्या होगी, वो भी इसी कोडिंग के अंदर लिखी होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं NTC टाइप थर्मिस्टर, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले रेजिस्टर्स। तो NTC थर्मिस्टर के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो NTC टाइप के थर्मिस्टर के अंदर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो होती हैं दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे पास थर्मिस्टर की, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। अब इस इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से अगर आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जैसे कर्व होती है, जस्ट लाइक दैट ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे फिगर के अंदर देखें कि आपको जो थर्मिस्टर दिया गया है इसके ऊपर NTC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव टाइप के टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है, तो इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होगी। अब हमने देखा कि इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स यूज होने। फोर्थ ग्रुप में आपके पास कार्बन भी था, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टाइटेनियम था। तो इनमें सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से इनमें जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है और करंट इनमें इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप आगे चल के पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक को हम N टाइप मटेरियल कहते हैं और एक को P टाइप मटेरियल। तो यहाँ पे NTC थर्मिस्टर बनाने के लिए फेरिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं, इसको टाइटेनियम के अंदर आप मिक्स अप करेंगे तो इससे आपके पास N टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इनको बनाने के लिए आप सिंटर्ड मेटल ऑक्साइड्स और सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिक्स अप करते हैं। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव टाइप का मटेरियल बनाना चाहते हैं यानी कि P टाइप का, तो इसके लिए आप निकल ऑक्साइड और इसको लिथियम के साथ आप इसकी डोपिंग करेंगे तो आपके पास P टाइप का मटेरियल बन जाएगा। तो इस तरह हमारा NTC थर्मिस्टर जो है वो इन मटेरियल से फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो थर्मिस्टर है इसको डिस्कस करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स NTC थर्मिस्टर के अपोजिट होती हैं। उसमें हमने देखा था टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, लेकिन इसमें आपके पास टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और जब आप डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होगी। तो PTC थर्मिस्टर के अंदर
टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो होती हैं वो आपस में एक किस्म की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इनको हम सर्किट के अंदर इस वजह से यूज करते हैं कि यह करंट को लिमिट करने के लिए यूज होते हैं और इनका फंक्शन कुछ कुछ फ्यूज के साथ रिजेंबल करता है। तो सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए हम पीटीसी टाइप के थर्मिस्टर को यूज कर सकते हैं। अब ये एक पीटीसी टाइप का थर्मिस्टर आपको शो किया हुआ है, एक कंपनी का बना हुआ है, इसके ऊपर इसकी कोडिंग हुई है। और एक बात और आप में याद रखनी है कि थर्मिस्टर्स के जो कलर्स हैं वो फिक्स नहीं होते। आमतौर पर ये ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो इस किस्म के कलर्स में अवेलेबल हैं। अब इसका ग्राफ अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान, तो वो कुछ इस किस्म का कर्व की फॉर्म में आएगा। इसमें सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज भी शो की हुई है, फिर उसके बाद इंक्रीज भी शो की हुई है। तो उस टेम्परेचर लिमिट के अंदर हम इसको यूज करेंगे जिसमें इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो इस तरह हमारे पास बाउंड्री आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। हम उस लिमिट के अंदर अंदर अपना पीटीसी टाइप का जो थर्मिस्टर है उसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्मिस्टर्स की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए थर्मिस्टर को बहुत सारी शेप्स के अंदर इनको बनाया जाता है। तो इन शेप्स में कुछ की लिस्ट आपको मैंने यहाँ पे शो की हुई है। इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो हैं वो डिस्क टाइप के होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे आपको सबसे पहला नजर आ रहा है NTC 5D13। फिर इसके बाद हमारे पास रॉड टाइप के हैं, ग्लास प्रोब की फॉर्म में होते हैं कि थर्मिस्टर को एक छोटी सी ग्लास ट्यूब के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। फिर हीट टाइप के आते हैं, वॉशर टाइप के भी अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा और भी शेप्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बनाई जाती हैं। अब हम इनके यूजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका यूज पावर सप्लाईज के अंदर होता है, ताकि पावर सप्लाई के अंदर ओवर चार्जिंग या किसी शॉर्ट सर्किट के केस में उसमें टेम्परेचर में जो चेंज आती है उसको मॉनिटर किया जा सके और उसको प्रॉपरली शट डाउन किया जा सके। इसी तरह इसको टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, एज ए थर्मोमीटर इनको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो थर्मिस्टर्स हैं, दीज आर वेरी यूजफुल एट वेरी लो टेम्परेचर्स, खास तौर पर NTC टाइप का, क्योंकि इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर ने इंक्रीज होना है इसमें चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इतने लो टेम्परेचर के ऊपर मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर बन जाती हैं। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, तो उसकी कंडक्शन बढ़ेगी, तो हमें टेम्परेचर की स्लाइड चेंज जो है वो ऑब्जर्व हो सकेगी। इसी तरह हमारी जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर रेडिएटर के फैन को ऑन करने के लिए कि जब इंजन का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से इंक्रीज हो जाए तो उसको ऑन किया जा सके, तो उसके लिए भी थर्मिस्टर को यूज किया जाता है। इसी तरह इसको आप फायर अलार्म्स में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा किचन के अंदर हमारा जो बर्नर है उसके ऊपर वाली साइड पे एग्जॉस्ट लगा होता है, तो उसको ऑन या ऑफ करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक है, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ये हमारे पास एक छोटा सा सर्किट है जिसमें हमने पावर सप्लाई को एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ। अब आप देखें कि हमारे पास हमारा जो चार्ज कैरियर यानी कि पॉजिटिव चार्ज बैटरी के हायर पोटेंशियल से मूव करेगा, रेजिस्टर में से पास होते हुए वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। अब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाने के लिए बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। फिर देखें कि चार्ज कैरियर अपनी एनर्जी की वजह से रेजिस्टर में से मूव करेगा,
अब रेजिस्टर में जब मूव करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो बैटरी ने इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। अब इस वर्क डन को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि बैटरी जो वर्क डन करेगी इस पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए, लेट दिस इज डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा क्यू। यहाँ पे हमने मूविंग चार्ज डेल्टा क्यू एज्यूम किया है। अब दोनों साइडों पे डेल्टा टी को डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास बन जाएगी पावर। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये हमारे पास पावर बन जाएगी। अब राइट साइड पे हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है, दिस इज इक्वल टू आई। इन दोनों को अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास प्राइमरी इक्वेशन पावर की बन जाएगी P इज इक्वल टू आई वी। तो चूंकि पावर है इसको हम वॉट्स में मेजर करेंगे, तो P इज इक्वल टू आई वी, ये हमारी प्राइमरी फॉर्म आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने यूज करना है पावर की कैलकुलेशन के अंदर, तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कि जितनी एनर्जी हमारे सोर्स ने इस चार्ज को प्रोवाइड की थी सोर्स के अंदर, वही एनर्जी हमारा चार्ज रेजिस्टर में से मूव करते हुए लूज करेगा वहां पे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी भी एनर्जी लूज करेगा इतनी एनर्जी इस सोर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो इस तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। तो एनर्जी प्रोवाइडेड या पावर प्रोवाइडेड बाय द सोर्स दैट शुड बी इक्वल टू पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, यानी कि जो वहां पे हीट की फॉर्म में अपीयर होगी। इस पावर वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम I की वैल्यू पुट कर दें तो I होता है हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V ओवर R के इक्वल। तो हमारे पास दूसरी फॉर्म आ जाएगी E इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर R। और अगर हम इसमें V की वैल्यू पुट कर दें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अदर फॉर्म हमारे पास बन जाएगी E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इस तरह हमारे पास थ्री फॉर्म्स आ गई पावर की, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसी फोर्स जो चार्ज को मूव करवाती है, मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम कह देते हैं EMF। इसको डिफरेंट फॉर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। एक इसकी फॉर्म है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज EMF। तो जो सोर्स हमें इस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, हम इसको कहेंगे सोर्स ऑफ EMF। तो आपने डिफरेंट सोर्स ऑफ EMF लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। अदर डेफिनेशन देखें, द एनर्जी सप्लाइड टू ईच कूलम ऑफ चार्ज बाय सोर्स टू ड्राइव द चार्ज राउंड ए कंप्लीट सर्किट। कि कंप्लीट सर्किट में चार्ज को मूव करने के लिए जो सोर्स ईच कूलम को एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसको हम EMF कह देंगे। आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, क्योंकि ये प्रेशर प्रोवाइड होगा तो हमारा चार्ज सर्किट के अंदर मूव करेगा। अब इसमें याद रखना है कि आप जब किसी सोर्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं तो जब तक आप उस पर लोड अप्लाई नहीं करते, तो लोड की एब्सेंस में जो वोल्ट मीटर आपको ऑब्जर्वेशन देगा उसको हम कहेंगे EMF। तो याद रखना है कि लोड की एब्सेंस में वोल्ट मीटर ने जो वोल्ट्स मेजर करने हैं उनको हम EMF कहेंगे। अब मैथमेटिकल फार्मूला देखें, E इज इक्वल टू W ओवर Q।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो सोर्स के अंदर होगा। यहां से हम इसका यूनिट बना लेते हैं। तो W हमारे पास जूल्स में और चार्ज हमारे पास कूलम्स में। तो जूल पर कूलम ये हमारे पास वोल्ट के इक्वल होता है, तो इसका यूनिट हमारे पास वोल्ट आ जाएगा। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। अब ईएमएफ में हमने कहा था नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे इसका कन्वर्स प्रोसेस होगा। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे बल्ब के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, हीटर के अंदर इलेक्ट्रिकल को हम हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह हम नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। और डेफिनेशन देखेंगे, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड बिटवीन टू पॉइंट्स टू द करंट दैट फ्लोज थ्रू टू पॉइंट्स। इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। इसी तरह एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। रजिस्टर में से 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करेगा तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। इसी तरह इन द प्रेजेंस ऑफ लोड, क्या आपने सोर्स भी लगाया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है, तो इस लोड की प्रेजेंस में हमारा वोल्ट मीटर जो ऑब्जर्वेशन लेगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बैटरी है, वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टर के साथ। तो अब ये वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास है VAB, इसको हम कहेंगे V टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में VT से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी तरह मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने EMF में इसको डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास V पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से ही इसका यूनिट बन जाएगा, दिस इज जूल पर कूलम एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट। अब आपने EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में जो सिमिलैरिटीज हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और डिफरेंसेस हैं वो आपने इन्हीं पॉइंट से कलेक्ट कर लेने हैं। अब आगे चलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस एक छोटी सी टर्म है, पहले हम इसको डिफाइन कर लें। अब देखें कि जब सोर्स में से चार्ज फ्लो करेगा तो उसको उसके अंदर से फ्लो होते हुए पास होते हुए कुछ ना कुछ अपोजिशन फील होगी। इस अपोजिशन को चूंकि ये सोर्स के अंदर है हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो दिस इज द रेजिस्टेंस within a battery or any other voltage source that causes a drop in the source voltage when there is a current. दूसरी तरह से देखें, it is any resistance in the source that the charge moving through the material of the source encounters. कि मटीरियल के अंदर से गुजरते हुए चार्ज जो रेजिस्टेंस फील करेगा उसको हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि हमारे पास जनरेटर है, तो जनरेटर के अंदर हमने देखें कि कॉइल यूज करनी है, तो कॉइल कॉपर की बनी होगी तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। अब उसी कॉइल के अंदर हमारा जो करंट है वो इंड्यूस होना है, तो उसको वहां से पास होते हुए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फील होगी, तो इसको हम इस जनरेटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कह देंगे। तो अब आप देखें कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है सर्किट के अंदर। अब आप देखें कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस और हमारी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ लोड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसकी वजह से सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन देखना है कि किस तरह इन दोनों को आपस में लिंक किया जा सकता है। तो अब हमने देखा कि टोटल हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी वो लोड के साथ एड अप होकर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो स्मॉल r
प्लस कैपिटल आर, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू ई ओवर आर के इक्वल। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ EMF चूंकि V की बजाय E है, तो I हमारे पास आ जाएगा E ओवर स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको रीअरेंज करें, तो I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू E। इसको रीअरेंज किया तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस I इंटू कैपिटल R। अब जो हमारे पास आई आर की टर्म थी लोड की फॉर्म में, ये हमारे पास बन जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E हमारे पास आई आर प्लस V इंटू टी, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से फिर इसको रीअरेंज किया तो E माइनस आई आर, दिस इज इक्वल टू वी टी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखें कि हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू स्मॉल होगी एज कंपेयर टू EMF। इसकी रीजन ये है कि कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा विद इन द सोर्स। तो आमतौर पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है। तो जब आपने लोड अभी अटैच नहीं किया, तो जब आप वोल्ट मीटर से उसको मेजर करेंगे वो ज्यादा वोल्टेज शो करेगा, दैट विल बी EMF। तो जब आप लोड उसके साथ अटैच कर देंगे तो आपके पास फॉरन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है। तो हम कह देंगे कि EMF इज लार्ज एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन नॉर्मल केसेस। लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास ऐसा भी होगा कि जिसमें EMF की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगी। अब वो कब होगा? दिस इज द स्पेशल केस। जैसे आप किसी बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे तो उस वक्त आपका लोड भी अटैच्ड होगा, तो उस वक्त वो पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा होगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो इस वजह से इस केस में जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और EMF उस वक्त कम होगी। इसकी सादा सी एग्जांपल हमारा मोबाइल का चार्जर है। मोबाइल के अंदर बैटरी यूज की जाती है दैट इज ऑफ 3.7 वोल्ट्स, लेकिन आप देखेंगे कि उसको चार्ज करने के लिए हम जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो अराउंड अबाउट 5 वोल्ट्स का होता है। तब आप देखेंगे जब आप चार्ज कर रहे होंगे तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट अपीयर हो रहा होगा जो कि EMF से लार्ज होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो हमने देखना ये है कि हमारा सोर्स हमारे लोड को कब मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा। तो अब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल r की फॉर्म में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड की फॉर्म में, दोनों लगे हुए। सोर्स ऑफ EMF भी हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो अब देखें कि हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसको हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू पावर, और ये चूंकि हमारे आउटपुट रजिस्टर को अप्लाई होनी है तो इस वजह से हम इसको पावर आउटपुट का नाम दे देंगे। तो P आउट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू IV। This is the power delivered to the resistance R by the source. This loss of potential energy per second, अब एनर्जी पर सेकंड हमारे पास पावर होती है, ये पावर हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगी। तो P आउट हमारे पास आ जाएगा IV एंड दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। अब हमें पता है कि I जो है वो V ओवर R के इक्वल होता है, तो I इज इक्वल टू E ओवर स्मॉल r प्लस कैपिटल R, टोटल रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू को P आउट के अंदर पुट करें तो हमारे पास P आउट आ जाएगा E स्क्वायर इंटू कैपिटल R ओवर
कैपिटल आर प्लस आर का स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखना है। अब इसकी फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला से कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab वाली फॉर्म से। तो ये फॉर्म जस्ट एक यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अब यहाँ पे दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। एक है कि हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर कितनी पावर डिलीवर होगी। तो P आउट विल बी इक्वल टू नाउ R इंटू ई का स्क्वायर ओवर स्मॉल r प्लस r का स्क्वायर। तो दोनों r की जगह पे स्मॉल r आ गए। अब उसके बाद R इंटू ई का स्क्वायर, नीचे दोनों ऐड होकर 2r हो गए, तो 2r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r ई स्क्वायर ओवर 4 स्मॉल r का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास एक r है ये कैंसिल हो जाएगा, तो P आउट हमारे पास बन जाएगी ई स्केल ओवर 4r। दिस इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हमारा सोर्स मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। दूसरा केस देखें कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो अब P आउट आपके पास R ई स्क्वायर ओवर कैपिटल R दोनों आ गए, उन दोनों का सम कर दिया, तो ये हमारे पास R ई स्क्वायर ओवर 2R होल स्क्वायर। तो यहां से एक R हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो P आउट की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर ओवर 4 कैपिटल R। अब ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला मिनिमम पावर का। अब हमें पता है कि नॉर्मली जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से वेरी लार्ज होती है। तो इस वजह से अगर दोनों रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगी तो करंट सर्किट में कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से मिनिमम पावर डिलीवर होगी हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को या लोड को। अब इस चीज को समझने के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से वेरी लार्ज होती है। इसको समझने के लिए हम छोटी सी एग्जांपल कोट करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम। तब आप देखें कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास रह जाएगी 0.2 ओम। जाहिर है अब रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो करंट वेरी लार्ज होगा, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। और अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए, यानी दोनों 10-10 ओम की हो जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगी। जाहिर है जब रेजिस्टेंस अब ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, इस वजह से जो पावर डिलीवर होगी सर्किट को वो भी कम हो जाएगी। तो अब इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।